नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के एसीए लर्निंग ऐप के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हमने प्रारंभ किए एनसीईआरटी की कक्षा 6 की बुक को, जिसमें हम भूगोल को पहले पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चालू किया है पृथ्वी हमारा आवास अध्याय 3 पर हम पहुंच गए। ये हमारे तीसरा अध्याय होने वाला है। ठीक है, तो नाम क्या है उसका? पृथ्वी की गतियाँ। तो हम चर्चा करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर जैसे ये पृथ्वी, ये इसका अक्ष है, वहाँ पर वो गोल गोल घूमती है, तो उसे कहा जाता है उसका घूर्णन गति। और जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसे कहा जाता है पृथ्वी की परिक्रमण गति। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने को उसको कहा जाएगा परिक्रमण गति। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा होती है। कौन सा होता है पृथ्वी का अक्ष? तो ये जो है, ये इसे कहा जाता है अक्ष। ये क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है, जो क्या है? एक काल्पनिक रेखा होती है। जो क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है, जो इसके कक्षीय सतह, अब कक्षीय सतह क्या कहलाती है? कक्षीय सतह ये कहलाती है, जो इसके कक्षीय सतह से कितना, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जिसको हम पिछले जो चित्र है उसमें आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं ना। यहाँ पे दर्शाया भी गया है कि कौन सा आपका अक्ष होगा और कौन सा आपका कक्षा होगा। तो ये ये चीज़ें दिख रही है आपको, ये पृथ्वी का अक्ष कहलाता है और ये आपका पृथ्वी की कक्षा कहलाती है, भूमध्य रेखा वाली। तो ये पृथ्वी की कक्षा से कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये वाला कोण कितने डिग्री का कोण होता है? ये होता है 66.5 डिग्री का कोण। तो पृथ्वी का अक्ष क्या है? पृथ्वी का अक्ष ये है, ऐसे ही घूमेगी, और ये क्या कहलाती है? पृथ्वी की कक्षा कहलाती है, जिसके बीच में कोण कितना होता है? तो 66.5 डिग्री का कोण होता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। किसके समान है? गोले के समान। ये दिख रहा है, गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो जो पृथ्वी का आकार होता है वो किसके समान होता है? गोले के समान होता है, जिसके कारण इसके एक भाग पर ही क्या होता है? एक बार में एक भाग पर ही क्या है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये गोला है, इसका ये वाला जो भाग है, कितना वाला भाग? ये वाला जो भाग है, ये क्या है? सूर्य के सामने। ये क्या है? सूर्य के सामने है। तो ये वाले भाग पर क्या होगी? रात होगी, और ये वाले भाग पर क्या होगा? दिन होगा। तो जो भाग सूर्य के सामने होता है उस पर दिन होता है, और जो भाग उसके विपरीत दिशा में होता है उस पर क्या होती है? रात होती है। और ये जो वाला भाग है इसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। जिस पर रात होती है वो प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ठीक है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। चित्र 3.2, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, यहाँ पर दिन हो रहा है। ठीक है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, ये वाला भाग, वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वहाँ वृत्त दिन तथा क्या है? ग्लोब पर वहाँ वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वृत्त है, दिन और रात को जो विभाजित कर रहा है, उसे प्रदीप्त वृत्त के नाम से जाना जाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। किसके साथ नहीं मिलता है? अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, जिसको हम पिछली कक्षा में भी पढ़कर आए थे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, इस जो ये अक्ष है ना, इस पर ही ऐसे घूमेगी अपनी जगह पर, तो वो कितने समय में घूम लेती है? 24 घंटे में घूम लेती है। कितने? जैसे कि आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, वो अपने अक्ष पर घूमता है, तो उसका जो एक चक्कर होता है वो कितने समय में हो जाता है? 24 घंटे में। कितना डिग्री हो जाता है? तो 360 डिग्री ये घूम लेती है, जिस पर हमने कल चर्चा की थी। घूर्णन के समय काल
को पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो जो अपने समय पर 24 घंटे में घूमती है उसे घूर्णन दिन के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी की क्या होती है? दैनिक गति होती है। वहाँ गति जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, जो रोजाना होती है, दिन रात होने के लिए उत्तरदायी होती है, उस गति को दैनिक गति कहा जाता है। और जो मौसम परिवर्तन के कारण होती है, जो 365 दिन में पूरा होता है सूर्य का एक चक्कर, उसको वार्षिक गति कहा जाता है। तो दो प्रकार की गति बोलते हैं हम, एक तो घूर्णन गति जिसे हम दैनिक गति भी कह सकते हैं, दूसरी परिक्रमण गति जिसे हम वार्षिक गति भी कह सकते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो आप सोचिए जरा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? पृथ्वी के किसी एक भाग में हमेशा दिन रहेगा और पृथ्वी के किसी दूसरे भाग में हमेशा रात रहेगी। जो सूर्य के सामने होगा उसमें हमेशा दिन रहेगा और जो सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगी उसमें हमेशा क्या रहेगा? होगी रात होगी, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति भी जीवन के लिए उत्तरदायी होती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, सूर्य के चारों ओर किस में होती है? कक्ष में होती है। ठीक है, जिसको हम आगे देखते हैं, कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर जो गति होती है, सूर्य के चारों ओर, यहाँ पर सूर्य है और इसके आसपास घूमना, ये सूर्य माना हमने, इसके आसपास घूमना, ये परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है, जो किस में होती है? एक निश्चित कक्षा में होती है, एक रास्ता तय होता उसी में होता है। ऐसा नहीं कि इधर से आया इधर घूम के ऐसे हर कुछ भी घूमना होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। तो सुविधा के लिए इसमें नहीं जोड़ते, जो कब जुड़ता है? आने वाले अगले 4 सालों में जुड़ता है, जिसे हम लीप वर्ष के रूप में देखते हैं। ठीक है, कितना है? 6 घंटे, 6 चुक 24, तो वो एक दिन हमारा क्या होता है? बढ़ जाता है। ये क्या हो गया? ये क्या होता है? ये आपकी पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है। एक तो ये अपने अक्ष पर घूमते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये जो गति होती है ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। इसी को हम कहा जाता है, ये क्या है? पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा होती है। क्या होती है? एक निश्चित कक्षा होती है, जिसमें ये क्या होती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? बदलती रहती है। क्या होती है? बदलती रहती है, जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है। हम किसी एक जगह से प्रारंभ करते हैं, तो हम प्रारंभ करते हैं कहाँ से? यहाँ से, या फिर इसको हम यहाँ से उठाते हैं। 21 मार्च के दिन से हम यहाँ से उठाते हैं। जब यहाँ पर क्या होता है? तो ये आपका क्या है? सूर्य है। तो सूर्य के सामने कौन सा वाला भाग दिखाई दे रहा है? तो सूर्य के सामने आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मकर रेखा को दर्शाया गया। ठीक है, किसको दर्शाया गया? सॉरी, भूमध्य रेखा को। किसको? भूमध्य रेखा को या विषुवत को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये वाला जो समय होगा 21 मार्च के दिन होगा, जहाँ पर दिन और रात दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, मार्च और ये ऋतु कौन सी होती है? वसंत ऋतु होती है, जहाँ पर अपने देश में क्या होता है? शीत ऋतु का जाना होता है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। वो ऋतु हमारी कहलाती है बसंत ऋतु कहलाती है, जो मार्च में आपकी होती है। ठीक है, इसके बाद हम इधर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो दिन दे रखा है वो जून दे रखा है। तो यहाँ से मार्च से जून मतलब 3 माह के अंतराल में पृथ्वी आपकी कहाँ पर आ जाती है? यहाँ पर आ जाती है। और उसकी ये जो स्थिति है वो किसके सामने हो जाती है? तो सूर्य किस पर लंबवत हो जाता है? मकर रेखा पर लंबवत हो जाता है, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव पर, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में, किस पर? उत्तरी गोलार्ध में। किस पर? उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी होती है। क्या होती है? गर्मी हो जाती है। कौन सा मौसम होता है? गर्मी हो जाता है। फिर सूर्य यहाँ से आगे बढ़ता है, सॉरी पृथ्वी यहाँ से आगे बढ़ती है और जून के बाद 3 माह में सितंबर, जो अभी पिछले महीने ही हमारा खत्म हुआ है 3 से 4 दिन पहले। ठीक है, तो 23 सितंबर को फिर से क्या होता है? सूर्य भूमध्य रेखा पर क्या हो जाता है? लंबवत हो जाता है। इस दिन भी ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही
ठंड बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। 3 माह बाद इधर आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या हो जाता है 22 दिसंबर, और सूर्य पहुंच जाता है किस पे, मकर रेखा पर। किस पर लंबवत होता है, मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ठंड। तो हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित होते हैं। हमारा जो देश है भारत देश, वो पृथ्वी में कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में होता है, यहाँ पर स्थित होता है। अब यहाँ पर स्थित होने के कारण, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण हमारे क्षेत्र में क्या होती है, शीत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। तो हमें इस फोटो से यह चीज़ें समझ में आती है, इस चित्र से ये चीज़ समझ में आती है कि जो पृथ्वी की वार्षिक गति होती है या जो परिक्रमण गति होती है, इसी के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। और दिन और रात का छोटा और बड़ा होना किस गति पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति पर निर्भर करता है। किस गति पर निर्भर करता है, परिक्रमण गति पर निर्भर करता है। जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा उस हिस्से में दिन बड़ा होगा, जो हिस्सा सूर्य के विपरीत होगा, जिस पर सूर्य लंबवत नहीं होगा, उस हिस्से में दिन की अवधि छोटी होगी। जैसे अब हमारे यहाँ पर ठंड आने वाली है तो दिसंबर का माह, और हम आते हैं कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, जबकि सूर्य होगा कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। जिसके कारण हमारे एरिया में या हमारे देश वाले क्षेत्र में जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में पहुँचेगा, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होंगे, छोटे होंगे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी, ज़्यादा होगी, दिन क्या होंगे, बड़े होंगे। इसी के कारण गर्मी और ठंड में ये अंतर आपको देखने को मिलता है। जो किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण गति के कारण होता है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो लीप वर्ष कितने दिनों का होता है, 366 दिनों का होता है। जबकि साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है, तो साधारण वर्ष आपका 365 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है बच्चों, 365 दिनों का होता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि लीप वर्ष कब था और अगला लीप वर्ष कब होगा, ठीक है। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो कि हमने अभी देखा है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पे क्या करती है, चक्कर लगाती है, इधर छोटा इधर बड़ा, जिसे बोला जाता है दीर्घ वृत्ताकार पथ। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है, ठीक है। कितने में बांटा जाता है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सूर्य की स्थिति में, पृथ्वी की स्थिति में सूर्य के सापेक्ष परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर चली गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर हो गई, जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है और दिन रात की अवधि में भी ये परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है, ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्र में क्या होता है, ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है। ये ध्रुव है, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी समय हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है। यहाँ पर है ये वाला, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर जो तापमान होता है या सूर्य की ऊष्मा होती है वो क्या होती है, कम प्राप्त होती है। इसलिए जो क्षेत्र होता है वो शीत क्षेत्र होता है या ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ठंडा क्षेत्र कहा जाता है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण जब सूर्य आपका उत्तरी गोलार्ध में होता है, तब उत्तरी ध्रुव पर आपके 6 महीने की दिन होती है
और जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में रात होती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी होती है। कौन से भाग में? उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में। जैसे कि हम यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ पर इस प्रकार से हमारी भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पर कर्क रेखा होती है और यहाँ पर मकर रेखा होती है। तो जब सूर्य यहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है? सूर्य यहाँ पर होता है कर्क रेखा पर, तो ये वाला भाग किसकी तरफ झुका होता है? सूर्य की तरफ होता है। ये होता है कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध। तो ये इसके झुकाव के कारण यहाँ पर प्रकाश पहुँच जाता है, तो इसके कारण यहाँ पर जो दिन की अवधि होती है वो क्या कितनी होती है? 6 माह होती है। कितनी होती है? 6 माह। और जब सूर्य धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक जाना, पहले क्या होता है? सूर्य यहाँ पर होता है। कब होता है? तो वो होता है 21 मार्च के दिन, 21 मार्च को। 21 मार्च से सूर्य को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो उसको लगता है 21 जून। 21 जून मतलब लगभग 3 महीने। तो जब भूमध्य रेखा पर सूर्य आता है तब उत्तरी ध्रुव किसकी तरफ झुका होता है? सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर सूर्योदय चालू होता है, और जैसे जैसे यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर सूर्योदय होने के बाद भरपूर दिन हो जाता है, पर्याप्त दिन आ जाता है। तो यहाँ से इसका जो दिन होगा वो 6 महीने का आपका आधा दिन हो जाएगा, और जब ये यहाँ से वापस इधर आएगा तो 3 महीने के समय वापस रहेगा। तो जब ये वापस से कर्क रेखा से भूमध्य रेखा पर आएगा तो कितने महीने का समय लेगा? 3 माह का समय लेगा, मतलब जून से सितंबर। 23 सितंबर को जब ये वापस आएगा, 23 सितंबर को पृथ्वी घूमकर किसके सामने आएगी? भूमध्य रेखा सूर्य के सामने आएगा। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर सूर्यास्त होना चालू हो जाएगा, और भूमध्य रेखा पर आते ही सूर्यास्त हो जाएगा। तो यहाँ से जो अवधि निकल कर आती है वो 6 महीने की अवधि होती है। तो 6 महीने का यहाँ पर दिन होता है, और ये विपरीत होता है, ये वाला हिस्सा सूर्य के विपरीत होता है उस समय। तो यहाँ पर जो रात होती है वो कितने माह की होती है? 6 माह की रात होती है। ठीक है, 6 माह की क्या हो जाती है? रात हो जाती है। इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर पड़ता है, जिसके कारण दिन लंबा होता है और क्या होता है? रातें छोटी हो जाती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी का जो माह होता है मई जून, उस समय सूर्य हमारे लंबवत होता है। कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण जो सूर्योदय होता है वो 5:30 सवा 5 बजे हो जाता है, और जो अस्त होता है उसका समय लगभग कितना होता है? तो उसका समय होता है लगभग 7 साढ़े 7 का समय होता है। 7:30 बजे तक उजाला रहता है, जिसके कारण जो गर्मी में दिन की अवधि होती है वो अधिक होती है, और ठंड में जो सूर्य उदय होता है वो आपका कितना होता है? लगभग 7 बजे के आसपास, 6:30 से लेकर 6:45 के तक ये होता है। ठीक है, और अस्त कब हो जाता है? तो अस्त होना चालू हो जाता है आपके 5:30 बजे। तो यहाँ पर दिन की अवधि क्या हो जाती है? ठंड में छोटी हो जाती है, और रात की अवधि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बाईस दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तो दिसंबर माह में जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर लंबवत हो जाता है, तो दक्षिणी भाग पर जो गर्मी होगी वो ज़्यादा पड़ेगी, और वहाँ पर जो दिन की अवधि होगी वो बड़ी हो जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध में जो दिन की अवधि होगी वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और दिसंबर में हमारे भारत देश में क्या पड़ती है? शीत ऋतु होती है।
इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अहीनांत कहा जाता है। तो उत्तरी अहीनांत और दक्षिण अहीनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ठीक है, अब आप देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु कब होती है अपने यहाँ पर जून में होती है। और ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में आता है? दक्षिण गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में आता है। गोलार्ध किस प्रकार होते हैं? इस प्रकार होते हैं। भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। तो ऑस्ट्रेलिया लगभग आपका कहाँ आता है? यहाँ पर आता है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। और ये होती है आपकी मकर रेखा, और ये होती है आपकी ये होती है कर्क रेखा, और ये होती है आपकी कौन सी? मकर रेखा। ये हो जाएगी कौन सी? कर्क, और ये हो जाएगी मकर। जब सूर्य आपका किसके पर होगा? मकर पर होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? तो दक्षिणी गोलार्ध में आपकी गर्मी होगी, जो कब होता है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो जिसके कारण यहाँ पर 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। तो किस देश में क्रिसमस गर्मी में आयोजित होता है, जबकि अपना देश कहाँ पर स्थित है? अपना देश यहाँ पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? यहाँ पर। तो यहाँ पर इस समय क्या होती है? ठंड होती है। तो अपने यहाँ पर जो क्रिसमस होता है वो ठंड में होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का आयोजन कब होता है? गर्मी में होता है। 25 दिसंबर को ही है, लेकिन यहाँ पर गर्मी होती है पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थिति को लेकर, और यहाँ पर क्या होती है? ठंड होती है। इक्कीस मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन क्या होता है? बराबर होता है, जिसे विषुव कहा जाता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर का जो दिन होता है, वहाँ पर सूर्य क्या है? किस पर लंबवत होता है? भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, जिसके कारण दोनों ही गोलार्ध में दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उसके कारण दिन रात होते हैं, और जो पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है उसके कारण मौसम में परिवर्तन और दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है। अध्याय हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर चालू हो जाते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो क्या है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर कुछ झुकी रहती है। यह झुकाव कोण 66.5 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 66.5 डिग्री का होता है। ठीक है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो किसको? घूर्णन एवं परिक्रमण को। घूर्णन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ठीक है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना इस प्रकार घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपना एक घूर्णन 24 घंटे में होता है। ठीक है, जिसे हम किस में बांटते हैं? दिन और रात में। ठीक है, दिन और रात में। ठीक है, एक दिन और एक रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, टोटली 24 घंटे। टोटली कितना? 24 घंटे। ठीक है, इसी से दिन और रात बनते हैं। तो किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? घूर्णन गति के कारण। परिक्रमण क्या है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा या कक्ष में पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सूर्य होगा, ठीक है, और ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है ऐसे। तो इस गति को क्या कहा जाता है? इस गति को कहा जाता है परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, लीप वर्ष क्या है? यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 366 दिन 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। ठीक है, जिस वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन होता है वो लीप वर्ष कहलाता है, और ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। उत्तर एवं दक्षिण अहीनांतों में अंतर बताइए।
उत्तर अयनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है, क्योंकि 21 जून के दिन क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अब दिन वहां पर क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि जो सूर्य है वो किस रेखा पर स्थित है, तो वो आपका कर्क रेखा पर स्थित हो जाता है। किस रेखा पर स्थित हो जाता है, कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जो दिन की अवधि होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसी प्रकार ये सूर्य होता है आपका, है ना, ये कर्क रेखा होती है। तो जब उत्तरी अयनांत होता है, जो कब होता है, 21 जून को, तो सूर्य यहाँ पर होता है। अब जब सूर्य इस रेखा पर चमकता है तो यहाँ पर इसका प्रकाश कम होता है, तो यहाँ पर जो दिन है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और यहाँ पर जो दिन होता है वो क्या हो जाता है, दिन बड़ा हो जाता है। दिन क्या हो जाता है, यहाँ पर बड़ा हो जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। दक्षिण अयनांत सेम कंडीशन, लेकिन होता क्या है, 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी और रात की अवधि क्या होती है, छोटी होती है। और इसका विपरीत क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी एवं रात की अवधि क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। विषय क्या है, तो जब सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, उस स्थिति को विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। तो कौन कौन सी तारीख होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति होती है उसको विषुव कहा जाता है। इस दिन जो सूर्य होता है वो पृथ्वी की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, जिसमें दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में जो दिन की अवधि होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। दिन और रात बराबर होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? क्या कहता है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग होता है, क्यों? तो आंसर है उसका, जब उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की जो किरणें होती है वो क्या होती है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। जैसा कि फिर से हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, छोटा बनाएंगे। यहाँ पर जब सूर्य यहाँ पर होता है तो यहाँ पर क्या होती है, सूर्य का प्रकाश इस एरिया में ज़्यादा पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। लेकिन सूर्य का प्रकाश ये वाले हिस्से में क्या होता है, कम पहुँचता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है, शीत ऋतु होती है। ठीक है, और क्या कहता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। और जब क्या होता है, जब आपका सूर्य दक्षिणी गोलार्ध किसकी तरफ झुका होता है, सूर्य की ओर झुका होता है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है। और जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी तो यहाँ पर क्या होगी, शीत ऋतु होती है। क्या होती है, शीत ऋतु होती है। तो इन दोनों का जो अयनांत होता है वो क्या होता है, अलग अलग समय में होता है, क्योंकि एक समय में एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा तो दूसरा गोलार्ध उसकी विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो झुकाव होगा वो कब होता है, 21 जून को होता है, जिसको उत्तरी अयनांत कहा जाता है। और यहाँ पर जो झुकाव होता है वो 22 दिसंबर को होता है, जिसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। इनमें अंतर कितना होता है, तो 6 माह का अंतर होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है इस प्रकार, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी गोलार्ध
पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें होती है। ठीक है, अब यहाँ से सूर्य कहाँ जाना चालू करेगा? कर्क रेखा की ओर। तो कर्क रेखा की ओर जाना चालू करेगा और इधर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका है तो वहां पर सूर्योदय होना चालू हो जाता है। और जब वो भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक जाता है तो 3 महीने का समय लेता है, और फिर से कर्क रेखा से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर आने में 3 माह का समय लेता है। तो उस अवधि में लगातार सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है, जिसके कारण वहां पर क्या होती है, 6 महीने का दिन होता है। और यही क्रिया जब दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात हो जाती है। ये इसका कारण है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परिक्रमण गति। क्या कहा जाता है बच्चों? परिक्रमण गति कहा जाता है। कौन सी गति हो जाती है? परिक्रमण गति ये हो जाती है। कौन सी? ये वाली। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? ऑप्शन है 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर। तो 21 मार्च के दिन। किस पर? विषुवत वृत्त पर कब पड़ती है? 21 जून को तो कर्क रेखा पर होती है, और 22 को किस पर होती है? मकर पर होती है। किस पर होती है? मकर पर होती है। और यहाँ पर क्या जाएगा? कर्क आ जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा? कर्क आ जाएगा। ठीक है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया देश में होता है। कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। दिन रात में परिवर्तन, दिन रात का होना किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण होता है। खाली स्थान भरे। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। कितने होती है? 366 होती है। कितनी होती है? 366। पृथ्वी का प्रतिदिन गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूमती है। तो कौन सी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। ठीक है। इसके बाद 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर होती है। तो 21 जून को कर्क रेखा पर होती है। कौन सी रेखा पर होती है? कर्क रेखा पर, 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर। ऋतु में दिन छोटे होते हैं। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। किस ऋतु में? ठंड वाली मौसम में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है सबको आसानी से चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप लोगों को इसको पढ़ना है, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना है, और जो भी डाउट आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है।